नमस्कार, आप सभी का स्वागत है और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल रीमेक एडुपा। आज हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। हम वन लाइनर को देखेंगे। ये वन लाइनर एक अमृत के बराबर है। मैं यह प्रश्नों की अमृत है। ये जो राष्ट्रीय आंदोलन के जो प्रमुख फैक्ट्स हैं और इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं, ये बिहार बोर्ड के द्वारा जो कक्षा 8 की अतीत से वर्तमान की पुस्तक चलाई जाती है, उस पुस्तक कि आपको 12वें अध्याय से लिया गया है। 12 अध्याय पूरा राष्ट्रीय आंदोलन को समर्पित है, तो उसी पाठ से सारा का सारा अमृत आपके लिए निकाल के हम लेके आए हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं पहला टॉपिक हमारे पास और फैक्ट्स हमारे सामने क्या है। पहला फैक्ट्स है 1851-52 में बंगाल में ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, मद्रास में मद्रास नेटिव एसोसिएशन और बॉम्बे में बॉम्बे एसोसिएशन की स्थापना हुई। कब? 1851 में। बंगाल में ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, मद्रास में मद्रास नेटिव एसोसिएशन और बॉम्बे में बम्बई एसोसिएशन की स्थापना हुई। 1867 में पूना सार्वजनिक सभा, इसको बहुत याद रखना है और ध्यान रखना है। पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना किसने की थी? महादेव गोविंद रानाडे ने। इसको याद रखिएगा, पूना सार्वजनिक सभा महादेव गोविंद रानाडे। आइए आगे देखते हैं अगला टॉपिक क्या है। अगला टॉपिक है हमारे पास आपको इंडियन एसोसिएशन के बारे में है। 1876 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने की थी। किसने की थी? सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने की थी। आगे है 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई। ये डेट 1885 हमको याद रहता है, ये 28 दिसंबर नहीं याद रहता है, क्योंकि 28 दिसंबर पूछा जाता है। ये इतना महत्वपूर्ण आपको प्रश्न है, इसलिए इसमें एग्जैक्ट डेट पूछा जाता है। आगे देखते हैं वर्नाक्यूलर एक्ट, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। चूंकि इसके साथ प्रेस जुड़ा हुआ है तो ये पक्का प्रेस से संबंधित होगा। तो प्रेस के सपोर्ट में था या प्रेस के विरोध में था, इसको आगे देखते हैं। तो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1878 में आया था और इसने क्या किया था? भारतीय भाषाओं में छपने वाले अखबारों पर प्रतिबंध लगा दिया था। यानी ये एक प्रेस के आज़ादी को रोकने वाला एक्ट था। कौन सा? वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट। यह 1878 में आया था। क्लियर है? चलिए, पूछता है कि वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट कब आता है। आगे देखते हैं। अंग्रेजी अखबार इंडियन मिरर, इंडियन मिरर समाचार पत्र की स्थापना 1861 में मनमोहन घोष और देवेंद्रनाथ टैगोर ने कलकत्ता में किया था। किसका? इंडियन मिरर। पूछता है मनमोहन घोष और देवेंद्रनाथ टैगोर ने किया था। किसका? इंडियन मिरर का, 1861 में। आगे देखते हैं बंगाली अखबार। इसका नाम से मत समझिएगा, बंगाली है तो बंगाली में। यह बंगाली अखबार भले है अंग्रेजी भाषा की है। इस अखबार की स्थापना 1862 में गिरीश चंद्र घोष ने की थी। इन्होंने, गिरीश चंद्र घोष ने पेट्रियट अखबार की भी आपकी स्थापना की थी। तो इन्होंने क्या किया था? बंगाली अखबार और पेट्रियट अखबार, यानी दोनों अखबार को, और दोनों का दोनों अंग्रेजी में था। अब देखिए, इन्होंने कोलकाता में इसको किया था। आगे देखते हैं केसरी। केसरी भी एक समाचार पत्र था और इसकी स्थापना किसने की थी? बाल गंगाधर तिलक ने। केसरी का अर्थ क्या होता है? शेर। ठीक है, इसकी स्थापना 4 जनवरी 1881 को किसने किया था? आपको बाल गंगाधर तिलक ने। और केसरी किस भाषा की अखबार थी? मराठी भाषा की अखबार थी। ठीक है, आगे वहीं जिसकी चर्चा कर रहे थे पेट्रियट, ये भी अंग्रेजी भाषा की अखबार थी और इसके संस्थापक कौन थे? गिरीश चंद्र घोष थे। ठीक है, तो गिरीश चंद्र घोष ने 2 अखबार, पेट्रियट और एक बंगाली, 2 अखबार की इन्होंने स्थापना की थी। और केसरी की स्थापना बाल गंगाधर तिलक ने की थी। अमृत बाजार पत्रिका, बहुत ही फेमस अमृत बाजार पत्रिका, ये बंगला भाषा की अखबार था और इसकी स्थापना किसने की थी? शिशिर घोष और मोतीलाल घोष ने की थी। क्लियर है? आइए देखते हैं आगे। आईसीएस में भर्ती का उम्र लॉर्ड लीटन ने पात्रता की अधिकतम आयु 21 से घटाकर 19 वर्ष कर दी। ये इतना दुष्ट था ये लॉर्ड लीटन। आईसीएस, जो कि आईसीएस 1854 में लॉर्ड केनी ने आपको मैकाले के लिए एक समिति गठित की थी और उसी समिति के आपको सिफारिश पे ये सिविल सेवा की परीक्षा की शुरुआत हुई थी। और इस दुष्ट ने इसका उम्र क्या किया था कि भारतीय इसमें नहीं आए, आपको 21 से घटाकर 19 वर्ष कर दिया गया था। ये इतना बड़ा दुष्ट था ये लॉर्ड लीटन। इसने आईसीएस परीक्षा की पात्रता की उम्र क्या करती थी? 18 से 19 कर दी थी। ठीक है, अब देखिए आईसीएस क्या है। आईसीएस जो आज आईएएस है ना, वहीं पूर्व में आईसीएस हुआ करता था। और इंडियन सिविल सर्विसेज,
ये आपको इसका पूरा नाम था IAS, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, आज इसका ये नाम है। आइए आगे देखते हैं। लॉर्ड रिपन ने इल्बर्ट बिल के माध्यम से भारतीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश को यूरोपियों की तरह शक्तियां प्रदान की थी। बहुत बढ़िया ये कानून लेके आया था, लेकिन इल्बर्ट बिल इतना विरोध हुआ, यूरोपियन ने इतना विरोध किया तो इसको बाद में आपको क्या किया गया, आपको इसको बैक लेना पड़ा। क्या था इसमें कि भारतीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश को यूरोपियों की तरह शक्तियां प्राप्त थी, यानी भारतीय न्यायाधीश जो थे ना, यूरोपियन वाल को भी सजा सुना सकते थे, ये ऐसा था। लेकिन बाद में इसका इतना विरोध हुआ तो इल्बर्ट बिल वापस हो गया। और ये कौन लेके आया था, लॉर्ड रिपन लेके आया था। 1885 में मुंबई के गोकुल दास कॉलेज के हॉल में 72 प्रतिनिधियों की उपस्थिति में कांग्रेस की स्थापना हुई। कब, 28 दिसंबर 1885 को। ठीक है, डेट हमने पहले पढ़ा, इसको यहाँ ध्यान देने की जरूरत है। गोकुल दास कॉलेज, ठीक है, 72 प्रतिनिधि उसमें हुए कांग्रेस की स्थापना में। कांग्रेस के संस्थापक एओ हुयूम को माना जाता था, यह एक रिटायर्ड अधिकारी था। कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष WC बनर्जी थे। कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन में बिहार से शालिग्राम सिंह, विशेश्वर सिंह जो थे, कुल्हड़िया स्टेट, इन्हीं के नाम पर BN कॉलेज है। किसके, विशेश्वर सिंह के, यानी ये स्टेट के। आगे है पूर्णेंदु नारायण सिंह, गजाधर प्रसाद शामिल हुए थे। पहले में कोई नहीं गया था, दूसरे में यहाँ से लोग गए थे, शालिग्राम सिंह विशेष। ये प्रश्न आता है इसलिए इनको जानना आपको जरूरी है। लाल बाल पाल में बंगाल के बिपिन चंद्र पाल, पंजाब के लाला लाजपत राय और महाराष्ट्र के बाल गंगाधर तिलक को कहा जाता है। क्या, लाल लाला लाजपत राय, बाल बाल गंगाधर तिलक और पाल बिपिन चंद्र पाल। और बिपिन चंद्र पाल का कहाँ से संबंध था, बंगाल से। बाल गंगाधर तिलक का कहाँ से संबंध था, महाराष्ट्र से। और लाला लाजपत का संबंध कहाँ से था, पंजाब से। क्लियर है, चलिए आगे देखते हैं अगला टॉपिक क्या है। अगला टॉपिक है हमारा, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा, मैं इसे लेकर रहूँगा। किसने ये नारा दिया था, बाल गंगाधर तिलक ने। इसको ध्यान रखने की जरूरत है, बहुत ही महत्वपूर्ण, ये पक्का आना ही है, ये इतना ये इम्पोर्टेंट होता है। लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन किया। किसने, लॉर्ड कर्जन ने। कब, 1905 में। कब हुआ था, लॉर्ड कर्जन ने 1905 में बंगाल का विभाजन किया था। अब बंगाल विभाजन के विरोध के तहत 16 अक्टूबर 1905 को समूचे बंगाल में शोक दिवस मनाया गया। पूछता है कि शोक दिवस कब मनाया गया, तो 1905 में मनाया गया। कभी कभी ज़्यादा परीक्षा अगर टाइट हो जाता है उसमें डेट पूछ देता है, तो 16 अक्टूबर 1905 को पूरे बंगाल में शोक दिवस मनाया गया। और क्यों, क्योंकि 1905 में बंगाल का विभाजन कर दिया गया था। आइए देखिए, इसी आंदोलन के तहत 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ। यह ध्यान रखना है कि पूछता है आपको स्वदेशी आंदोलन कब शुरू हुआ। क्लियर है, स्वदेशी आंदोलन 7 अगस्त 1905 को शुरू हुआ। ये सारे के सारे आपको बंगाल विभाजन के विरोध में हुए थे। इसी समय रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा आमार सोनार बांग्ला की रचना की गई। कब, स्वदेशी आंदोलन के दौरान ही। क्या, आमार सोनार बांग्ला, जब बंगाल का विभाजन हो गया तभी रविंद्रनाथ टैगोर ने आमार सोनार बांग्ला आपको की रचना की गई, जो आज बांग्लादेश का राष्ट्रगान है। स्वदेशी आंदोलन को प्रमुख रूप से बाल गंगाधर तिलक ने क्या किया, नेतृत्व किया। बाल गंगाधर यहाँ छूट गया है, नहीं नेतृत्व किया, नेतृत्व छूट गया है टाइपिंग में। स्वदेशी आंदोलन को प्रमुख रूप से बाल गंगाधर तिलक ने ही नेतृत्व किया, प्रमुख रूप से। अब देखिए बाल गंगाधर के नेतृत्व में, अब देखिए यहाँ आगे देखते हैं, बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में पूना और बॉम्बे में स्वदेशी आंदोलन की बात कर रहे हैं। लाला लाजपत राय और अजीत सिंह पंजाब में, बाल गंगाधर तिलक पूना और बॉम्बे में इन्होंने नेतृत्व किया। लाला लाजपत राय ने और अजीत सिंह ने पंजाब में, सैयद हैदर रजा ने दिल्ली में और मद्रास में चिदम्बरम पिल्लई ने नेतृत्व किया। ठीक है ना। लेकिन जब ये स्वदेशी आंदोलन का जो बैठक हुआ था तो लाला लाजपत राय वहाँ गए थे और उन्होंने प्रमुख भूमिका निभाई थी इस आपको
स्वदेशी आंदोलन में प्रमुख रूप से बाल गंगाधर तिलक ने यहाँ अपने आप को ऊपर लेके आया था। आइए देखते हैं। 1906 में मुस्लिम लीग का गठन हुआ। 1905 में ये सब तोड़ों वाली राजनीति थी अंग्रेजों की। 1905 में आपको क्या हुआ, लॉर्ड कर्जन ने 1905 में बंगाल विभाजन कर दिया और इधर उधर करके मुस्लिम लीग का गठन करवाया। अब यहाँ मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल को 1909 में सरकार ने मान लिया और इसे ही मार्ले मिंटो अधिनियम कहा जाता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। मार्ले मिंटो अधिनियम कब आया आपको, 1909 में। उसके बाद आपको इसको क्या कहा जाता है, पृथक निर्वाचक मंडल। किसके लिए, मुसलमानों के लिए। ये मार्ले मिंटो अधिनियम 1909 में आया पृथक निर्वाचक मंडल के लिए, और ये किसके लिए, मुसलमानों के लिए। ठीक है। अब पृथक निर्वाचक मंडल किसी खास धर्म और जाति के लोगों का चुनाव अपने ही जाति या धर्म के लोगों द्वारा किया जाना था। क्या, पृथक निर्वाचन मंडल, इसे ही कहा जाता है। क्लियर है। मार्ले मिंटो अधिनियम 1909 के द्वारा ये पृथक निर्वाचक मंडल अधिनियम लाया गया था। आइए देखते हैं। 1909 में लालचंद और यूएन मुखर्जी ने पंजाब हिंदू सभा की स्थापना की। ठीक है। ये इसको पंजाब हिंदू असेंबली की स्थापना इन्होंने क्या की थी, किन्होंने, लालचंद और यूएन मुखर्जी ने। ठीक है ना। आगे देखते हैं। अब देखते हैं 1915 में मदन मोहन मालवीय के नेतृत्व में प्रयाग में हिंदू महासभा की स्थापना हुई। अब यहाँ देखिए, यूएन मुखर्जी ने पंजाब हिंदू सभा, क्लियर है आपको, इसका दूसरा नाम पंजाब हिंदू असेंबली भी है। 1909 में लालचंद और यूएन मुखर्जी ने की। लेकिन याद रखना है, और वो अगर थोड़ा सा उस पर ध्यान नहीं दीजिए तो इस पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। 1915 में मदन मोहन मालवीय ने आपको प्रयाग में हिंदू महासभा की स्थापना की। कितने, मदन मोहन मालवीय ने, भारत रत्न। आगे देखते हैं। खुदीराम बोस को मुजफ्फरपुर के जिला न्यायाधीश डीएच किंग्सफोर्ड की हत्या के साजिश के तहत गलती से प्रिंसले केनेडी की बग्घी पर बम, आपको मुजफ्फरपुर बम कांड इसको कहा जाता है, 30 अप्रैल 1908 को फेंका, जिसमें केनेडी की बेटी और पत्नी मारे गए। चूंकि उसको मारना किसको था, किंग्सफोर्ड की, उसी की हत्या की साजिश किया। लेकिन उसने क्या किया, अब बग्घी पे बम फेंका। वो बग्घी किसका था, प्रिंसले केनेडी का, जिसमें क्या हुआ आपको, जब उसकी केनेडी की बेटी और पत्नी मारे गए। इसी को आपको क्या कहा जाता है, मुजफ्फरपुर बम कांड कहा जाता है। वो कब हुआ, 1908 में हुआ। खुदीराम बोस ये बिहार से जुड़े हुए हैं, मुजफ्फरपुर से। ठीक है, क्लियर है। खुदीराम बोस को 11 अगस्त 1908 को फांसी दे दी गई। कहा जाता है सबसे कम उम्र में इनको फांसी दी गई है। अब फांसी कब दी गई, 1908 में। 1897 में पूना में चापेकर बंधु द्वारा प्ले कमिश्नर रेंडर की हत्या की गई। कौन था चापेकर बंधु, पूछा जाता है कि चापेकर बंधु ने किसकी हत्या की थी। तो प्ले कमिश्नर था, उसका नाम रेंडर था। अब कब, 1897 में। ये जो सारी बातें हम बता रहे हैं, सारा का सारा ये एक तरह से राष्ट्रीय आंदोलन का पृष्ठभूमि है। ये सारी चीज़ें मैं अमृत आपके लिए लेके आ रहा हूँ। तो आपको बस मेरा एक ही काम करना है, आप मुझे सपोर्ट कीजिए, मेरा समर्थन कीजिए। और सपोर्ट और समर्थन में करना कुछ नहीं है। इस चैनल पे यदि आए हैं तो सब्सक्राइब करके जाइए और वीडियो को जो है पूरा देखिए। ये मेहनत करके आपके लिए लेके आता हूँ। और इस वीडियो को देखिए, अच्छा लगता है तो लाइक कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा अगर अच्छा लगता है तो। आगे देखते हैं। महात्मा गांधी 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे। गांधी जी ने साबरमती आश्रम अहमदाबाद में स्थापित किया। साबरमती आश्रम किसने स्थापित किया, महात्मा गांधी ने। कहाँ स्थापित किया, अहमदाबाद में। क्लियर है। चलिए, होम रूल आंदोलन, जिसे होम रूल मूवमेंट कहते हैं, 1916 से 1918 तक भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के रूप में फैल गया। कौन, होम रूल लीग आंदोलन। एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक जैसे स्वतंत्रता सेनानियों ने इस आंदोलन को बढ़ावा दिया। तो होम रूल लीग जो आंदोलन था उससे कौन जुड़ा हुआ था, एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक। कौन जुड़ा हुआ था आपको, एनी बेसेंट और बाल गंगाधर। पूछता है होम रूल आंदोलन के प्रणेता कौन थे, उसके नेतृत्वकर्ता कौन थे, एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक। आगे देखते हैं। चंपारण में गांधी ने
अपने सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत की थी। कब? 1917 में। 16 में लखनऊ अधिवेशन हुआ था, जहां राजकुमार शुक्ल, राजेंद्र प्रसाद, ये बहुत सारे लोगों ने इनसे आग्रह करके इनको 17 में चंपारण बुलाया था, और चंपारण में ही गांधी जी ने सत्याग्रह का आपको आंदोलन शुरू किया था। तीन कठिया पद्धति चंपारण में थी। तीन कठिया पद्धति मतलब था कि 20 आपको कट्ठा का 1 बीघा होता है ना, तो 20 कट्ठे में 3 कट्ठा जो है ना आपको नील की खेती करनी थी, यानी यही कहा जाता था 3 कठिया, यानी 3 कट्ठा 20 कट्ठा पर 3 कट्ठा आपको नील की खेती करना अनिवार्य था, मैंडेटरी था। यही 3 कठिया पद्धति कही जाती थी चंपारण में। आगे देते हैं, 3 कठिया पद्धति का मतलब 1 बीघे में 3 कट्ठे में नील की खेती की अनिवार्यता यही थी, मैंने अभी बताया ही। चंपारण के राजकुमार शुक्ल ने कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन 1916, अभी मैंने जिसका जिक्र किया था, में गांधी जी को चंपारण आने का आपको न्योता दिया। अब देखिए, पूछा जाता है कि लखनऊ अधिवेशन कब हुआ। चूँकि चंपारण से सत्याग्रह शुरू हुआ था, इसलिए लखनऊ अधिवेशन का वहाँ महत्व बढ़ जाता है। तो लखनऊ अधिवेशन 1916 में हुआ था, और यही राजकुमार शुक्ल जो बिहार के एक किसान नेता थे और किसान थे, इन्होंने इनको कहा था, लखनऊ के अधिवेशन में आग्रह किया था कि आप आइए, चंपारण के आपके किसानों की समस्या को देखिए। सत्याग्रह नामक शस्त्र गांधी जी की ही देन है, चूँकि ये सत्याग्रह एक तरह का शस्त्र हो गया, और ये किसकी देन है? गांधी की देन है। गांधी जी 1917 में चंपारण है, हमने जिक्र ऊपर कर ही दिया था इसका। आइए आगे देखते हैं। खेड़ा सत्याग्रह 1918 में किसानों का आंदोलन था। पूछता है खेड़ा सत्याग्रह किसका आंदोलन था? यूरोपीय व्यापारियों का, किसानों का, आदि इत्यादि करके पूछता है। तो खेड़ा सत्याग्रह किसका आंदोलन था? किसानों का आंदोलन था। कब हुआ था? 1918 में हुआ था। खेड़ा सत्याग्रह का नेतृत्व गांधी जी और वल्लभ भाई पटेल ने किया था। किन्होंने किया था गांधी जी के साथ? वल्लभ भाई पटेल ने किया था। आइए देखते हैं आगे। मार्च 1919 में रॉलेट एक्ट कानून, अभी आगे बाद में पढ़ेंगे। 1919 में रॉलेट एक्ट आया था। ये ऐसा एक कानून था, आपको बिना जांच परख किसी को पकड़ के जेल में डाल दो, यही एक कानून था आया, जिसमें संदेह के आधार पर किसी भी व्यक्ति को अनिश्चित काल तक गिरफ्तार किया जा सकता था। यह ऐसा एक कानून था। चलिए आगे देखते हैं। 6 अप्रैल 1919 को गांधी जी ने राष्ट्रीय अपमान दिवस मनाने का निर्णय लिया। तो पूछा जाता है किस दिन गांधी जी ने राष्ट्रीय अपमान दिवस मनाने का निर्णय लिया? तो 6 अप्रैल 1919 को। कब? 6 अप्रैल 1919 को किसने? गांधी जी ने। और क्या? राष्ट्रीय अपमान दिवस मनाने का निर्णय लिया। आगे देखते हैं। 13 अप्रैल 1919 को, इसको याद रखना है, जालियांवाला बाग जो अमृतसर में है, हत्याकांड हुआ था। कब? आपको 13 अप्रैल 1919, बैसाखी का दिन था, और किचलू के गिरफ्तारी के विरोध में यह हुआ था, जो रॉलेट एक्ट के तहत उसको गिरफ्तार किया गया था। यहाँ है, देखिए, हाँ लिखा ही हुआ है। सैफुद्दीन किचलू और सतपाल की गिरफ्तारी के विरोध में लोग जालियांबाग में जमा हुए थे। सैफुद्दीन किचलू और सतपाल के गिरफ्तारी के विरोध में, इनका रॉलेट एक्ट के आपको अब इसका गिरफ्तारी हुआ था इन लोगों का, इसी के विरोध में सारे लोग जमा हुए थे आपको जालियांवाला बाग में। भारत में मोहम्मद अली और शौकत अली के नेतृत्व में खिलाफत आंदोलन की शुरुआत हुई। किसके नेतृत्व में? मोहम्मद अली और शौकत अली। क्लियर है? मोहम्मद अली और शौकत अली, खिलाफत आंदोलन आपको याद रखना है। चलिए आगे देखते हैं। खलीफा मुसलमानों का धार्मिक और राजनीतिक रूप से प्रधान व्यक्ति होता है। कौन? खलीफा। अगस्त 1920 में असहयोग आंदोलन की शुरुआत गांधी जी के नेतृत्व में हुआ। कब? 20 में असहयोग आंदोलन शुरू हुआ, अगस्त में। ठीक है, ये बाद में वापस भी हो गया था, आगे चर्चा करते हैं कब। असहयोग आंदोलन के दौरान रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइट और गांधी जी ने कैसरे हिंद की उपाधि आपको क्या की? त्याग दी। नाइट एक, चूँकि एक सम्मान की उपाधि होती है, ऑनरेबल आपको एक ये डेजिग्नेशन होता है, जो नाइट की उपाधि तो मिलती है कई लोगों को। कैसरे हिंद की उपाधि दी गई थी गांधी जी को। पूछता है कैसरे हिंद किसको कहा जाता था? कैसरे हिंद की उपाधि किसको दी गई थी? तो आपको गांधी जी की को दी गई थी।
और इन्होंने क्या किया था, इसको असहयोग आंदोलन के दौरान इसको लौटा दिया था। और उसके अलावा नाइट की भी उपाधि जो रविंद्रनाथ टैगोर को मिली हुई थी, जो उन्होंने भी ब्रिटिश सरकार ने दिया था उनको, उसको उन्होंने आपको लौटा दिया था। कैसरे हिंद भी गांधी जी को दिया था, उसको भी उन लोगों ने लौटा दिया था। असहयोग आंदोलन के दौरान आंध्र प्रदेश में वन सत्याग्रह हुआ। असहयोग आंदोलन जो यहाँ चल रहा था, उसी के तहत, उसी के दौरान आंदोलन एक हुआ जिसका नाम था वन सत्याग्रह। और वो कौन से प्रांत से, आंध्र प्रदेश प्रांत से था। क्लियर है। मजहरूल हक ने बिहार विद्यापीठ और सदाकत आश्रम की स्थापना की। देखिए कितना बढ़िया बात। मजहरूल हक ने बिहार विद्यापीठ और सदाकत आश्रम, जो आज कांग्रेस का वो कार्यालय बोला जाता है, वो उसकी स्थापना किसने की थी? मजहरूल हक ने। बिहार विद्यापीठ और सदाकत आश्रम। आगे देखते हैं। द मदरलैंड अखबार मजहरूल हक ने सदाकत आश्रम से निकाला। किसने? द मदरलैंड, इसको याद रखिएगा, बिहार से संबंधित है। मजहरूल हक ने सदाकत आश्रम से निकाला था। क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं। 5 फरवरी 1922 को चौरा चौरी कांड हुआ। ये गोरखपुर में है ये, ठीक है। चौरा चौरी कांड, थाना में आग लगा दिया था, बहुत सारे लोग मर गया था उसमें, चूँकि पुलिस ही मरे थे। ये चौरा चौरी कांड हुआ था और इसी से दुखी होकर गांधी जी ने आंदोलन को वापस कर लिया था, असहयोग आंदोलन को। 5 फरवरी 1922 को आपको ये चौरा चौरी कांड हुआ और अगस्त जो है 1920 में आपको असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था और ये इसी के बाद वापस हो गया था। आगे देखते हैं। चौरा चौरी कांड से दुखी होकर 6 फरवरी 1922 को आपको गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। 5 फरवरी 1922 को चौरा चौरी कांड हुआ और 6 फरवरी को उन्होंने असहयोग आंदोलन को वापस कर लिया, जो कब शुरू हुआ था? 1920 में। आइए देखते हैं। ये देखिए झंडा सत्याग्रह, इसको रट जाना है। 13 अप्रैल 1923 को शुरू हुआ। कब? 13 अप्रैल 1923 को। क्या? झंडा सत्याग्रह। झंडा सत्याग्रह 109 दिनों तक चला था। कितने दिन चला था? 109 दिनों तक चला था। झंडा सत्याग्रही शहीद हरदेव सिंह के पिता चंद्रिका सिंह अपने शहीद पुत्र की याद में आजीवन अपने कंधे पर तिरंगा ढोते रहे। झंडा सत्याग्रही कौन थे? शहीद हरदेव। और इनके पिता कौन थे? चंद्रिका सिंह। यानी इनके बेटे शहीद हो गए थे, इसके याद में, और आजीवन उन्होंने अपने कंधे पर तिरंगा ढोया। वो कौन थे? शहीद हरदेव सिंह झंडा सत्याग्रही थे, जो 13 अप्रैल 1923 को झंडा सत्याग्रह शुरू हो गया था और इसी के दौरान उनकी मृत्यु हो गई थी, वो शहीद हो गए थे। आइए आगे देखते हैं। गया कांग्रेस अधिवेशन 1922, यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 37वां अधिवेशन था। ठीक है ना। चूँकि गया किस लिए कहा जाता है 1922 में? चूँकि बिहार में जो हुए हैं उसको बांकीपुर हुआ था, गया हुआ था, इसीलिए याद किया जाता है। जो बिहार में कम ही हुए हैं इसलिए गया को भी याद किया जाता है। तो गया जो कांग्रेस अधिवेशन कब हुआ था? 1922 में हुआ था। ठीक है ना। ये कौन सा अधिवेशन था? 37वां था। यह बिहार में आयोजित होने वाला दूसरा कांग्रेस अधिवेशन था। ठीक है ना। अभी मैंने बताया एक बांकीपुर पटना में हुआ था और दूसरा गया में हुआ था, और 37वां। ठीक है। और गया में जो हुआ था वो कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन था। आइए देखते हैं आगे। बिहार में आ ही गया। बिहार में कांग्रेस का पहला अधिवेशन 1912 में 22 में तो वहाँ हुआ था गया में, 12 में बांकीपुर पटना में आयोजित हुआ था। कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? चित्तरंजन दास। ठीक है। एक तो हुआ आपको 22 में और 10 साल पहले पटना में। क्लियर है। और पटना वाले के जब हुआ था उसमें बांकीपुर में हुआ था, उसके अध्यक्ष कौन थे? चित्तरंजन दास। ये पूछता है। चित्तरंजन दास को देश बंधु के नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा ये। चित्तरंजन दास को देश बंधु के नाम से जाना जाता है। चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किया था। किसने? चित्तरंजन दास, सी आर दास, इनको चित्तरंजन दास को सी आर दास भी कहा जाता है, और मोतीलाल नेहरू ने 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किया था। आइए आगे देखते हैं। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन 26 दिसंबर 1925 को कानपुर के नगर में हुआ था। क्या? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था? 1925 में हुआ था। उसके बाद भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना एम.एन. राय ने की थी। किसने की थी? एम.एन. राय। और ऊपर हमने स्वराज पार्टी को, स्वराज पार्टी उसको रट जाना होता है, सी आर दास और मोतीलाल नेहरू, क्योंकि जब वो चुनाव में आए थे तो कांग्रेस से ज़्यादा वो सीट लेके आए थे। बाद में गांधी जी ले समझा बुझा के मिला लिया उन लोगों को।
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जिसको आरएसएस कहा जाता है, इसकी स्थापना 27 सितंबर 1925 को किसने किया था? विजयदशमी के दिन डॉक्टर केशव हेडगेवार द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? केशव हेडगेवार के द्वारा। किस दिन? विजयदशमी के दिन। वो दिन क्या था? 1925 सन था, 27 सितंबर वो दिन यानी तारीख थी। क्लियर है? आइए देखते हैं। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन पार्टी का गठन भगत सिंह ने किया था। किसका? हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन पार्टी। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 19 दिसंबर 1929 को ऐतिहासिक पूर्ण स्वराज प्रस्ताव लाहौर अधिवेशन में पारित किया। अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। बहुत शानदार प्रश्न। लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया। पूछता है कि पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कहाँ पारित किया गया, उसके अध्यक्ष कौन थे, ऐसे करके इसे 2-3 क्वेश्चन बना देता है। वो पारित हुआ आपको 1929 में, 19 दिसंबर को लाहौर के कांग्रेस के अधिवेशन में हुआ था। पूर्ण स्वराज के प्रस्ताव को पारित किया गया था। अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। तो वहीं इसी के प्रस्ताव के आलोक में 26 जनवरी 1930 को लाहौर में रावी नदी के किनारे स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। यही पहला स्वतंत्रता दिवस मनाया, पूछा जाता है इसको। तो स्वतंत्रता दिवस कहाँ मनाया गया था? किस नदी के किनारे? तो रावी नदी के किनारे लाहौर में 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। गांधी ने 6 अप्रैल 1930 को ब्रिटिश राज का नमक कानून को तोड़ा था। कब? 6 अप्रैल 1930 को। ठीक है, 8वें की किताब के कवर बुक पर इसकी फ़ोटो लगी हुई है और वहाँ लिखा हुआ है ये डेट। 6 अप्रैल 1930 को क्या हुआ? गांधी ने नमक कानून तोड़ा था। आइए देखते हैं नमक कानून के बारे में कुछ और जानते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930, यहीं इसी के तहत यह सारा काम हुआ था। 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 इसके दौरान शुरू किया गया था। ये जो सविनय अवज्ञा आंदोलन था 1930 में, उसका टेन्योर क्या था? 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930। सविनय अवज्ञा आंदोलन महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया था जब ब्रिटिश सरकार ने गांधी की 11 मांगों पर सकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं दी थी। इन्होंने 11 मांगों की एक सूची इन्होंने रखी थी। किसके विरुद्ध? सामने, अंग्रेजों के सामने, ब्रिटिश के सामने। लेकिन उन्होंने इसको नहीं माना था। तो इसके विरोध में और उसके प्रतिकार में इन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया महात्मा गांधी जी ने, और यह चला 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक। 6 अप्रैल 1930 को ही दांडी मार्च खत्म होकर और नमक कानून तोड़ा गया था। आइए उसके बारे में और भी डिटेल आगे पढ़ते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन के तहत गांधी जी ने अपने सहित 79 साथियों के साथ, आपको अपने सहित यानी कितना हुआ है? 78 प्लस 1। ये पूछता है, इसीलिए मैंने इसका वर्गीकरण करके बताया, क्लासिफिकेशन। अपने सहित पूछता है और अपने अलावा पूछता है कि साथियों के साथ 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से दांडी नमक कानून तोड़ने के लिए निकले। कहाँ से? साबरमती आश्रम से। कहाँ के लिए? दांडी के लिए। किस लिए? नमक कानून तोड़ने के लिए। कब? 12 मार्च 1930 को। आप पहुँचे कब? 6 अप्रैल को। 6 अप्रैल को कब? 1930 को। क्लियर है? पहुँच गई है 6 अप्रैल आपको 1930 को। आइए देखते हैं। 1931 में गांधी इरविन समझौता हुआ भैया। ये अभी आया था Tier 1 में ये क्वेश्चन, ये ठीक है। 1931 में गांधी इरविन समझौता हुआ। ठीक है, क्लियर है? कब हुआ? 1931 में। आइए आगे देखते हैं। 1935 में प्रांतीय स्वायत्तता अधिनियम का प्रावधान हुआ। कब हुआ? 1935 में। ध्यान रखिएगा इसको। द्वितीय विश्व युद्ध 1 सितंबर आपको 1939 से 2 सितंबर 1945 के बीच हुआ था। क्लियर है? चलिए, करो या मरो का नारा गांधी जी ने दिया था। करो या मरो का नारा किसने दिया था? गांधी जी ने दिया था। 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ। कब? 8 अगस्त। ये डेट पूछा जाता है। कब हुआ? 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान पटना का जिलाधिकारी WG आर्चर था। कौन था?
WG आर्चर, पटना का जिलाधिकारी। बिहार के सचिवालय स्थित 7 शहीदों का शहीद स्मारक बनाया गया है। बिहार के सचिवालय के स्थित 7 शहीदों का एक शहीद स्मारक बनाया गया है। आइए देखते हैं आगे। जय हिंद और दिल्ली चलो, ये दो तरह के नारे हैं, दोनों अलग अलग नारे। ये नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने। करो या मरो, महात्मा गांधी। जय हिंद, दिल्ली चलो, सुभाष चंद्र बोस। स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार, बाल गंगाधर तिलक। कई सारे हम लोगों ने इसमें पढ़े हैं। आइए आगे देखते हैं। नेताजी ने 1943 में जापान में आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की थी। पूछता है आज़ाद हिंद फौज की स्थापना आज़ाद हिंद सरकार की, आज़ाद हिंद सरकार की, आपको यहाँ प्रश्न फौज की नहीं, आज़ाद हिंद सरकार की। फौज मुंह से निकल गया। 1943 में जापान में किसने की थी? नेताजी ने। नेताजी कौन? आपको सुभाष चंद्र बोस। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना 1942 में रास बिहारी बोस द्वारा किया गया था। क्लियर है? इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन लोगों को रहता है। आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना नेताजी ने 1943 में की थी और आज़ाद हिंद फौज की स्थापना आपको किसने की थी? रास बिहारी बोस ने की थी। 6 अगस्त 1945 को जापान के हिरोशिमा पर एटम बम अमेरिका द्वारा गिराया गया था। क्लियर है? आगे देखते हैं। अमेरिका ने नागासाकी और हिरोशिमा दोनों पर गिराया था। हम लोग जब पढ़ते थे हिरोशिमा नामक एक अंग्रेजी में चैप्टर हुआ का था, वो तब से हम लोग को 6 अगस्त 1945 याद है। 9 अगस्त 1945 को जापान के नागासाकी पर परमाणु बम अमेरिका द्वारा गिराया गया। नागासाकी और हिरोशिमा, 6 अगस्त को हिरोशिमा पर और 3 दिन बाद नागासाकी पर अमेरिका ने परमाणु बम गिराया था। शुभ सुख चैन की वर्षा बरसे, भारत भाग्य है जागा। इसको ध्यान देना की जरूरत है। शुभ सुख चैन की वर्षा बरसे, भारत भाग्य है जागा। आज़ाद हिंद फौज का राष्ट्रीय गीत था। आज़ाद हिंद फौज का राष्ट्रीय गीत था। ठीक है। अंग्रेजों ने फूट डालो राज करो की नीति अपनाई। इन्होंने पूछता है फूट डालो राज करो की नीति किसने अपनाई? अंग्रेजों ने अपनाई। आइए आगे देखते हैं। मुस्लिम लीग ने, अभी प्रश्न ही आया था, मुस्लिम लीग ने 1940 में, ये डेट पूछा था, ये सन पूछा था। मुस्लिम लीग ने 1940 में मुसलमानों के लिए एक अलग स्वतंत्र राज्य की मांग की। किसने? मुस्लिम लीग ने। और कब? 1940 में। यही पूछा था मुस्लिम लीग ने कब मुसलमानों की अलग राज्य की मांग की? 1940 में। कैबिनेट मिशन भारत में 24 मार्च 1946 में आया था। 3 लोग आए थे इसमें, हाँ है ही जिक्र आगे। इसमें ब्रिटिश मंत्रिमंडल के 3 सदस्य पैथिक लॉरेंस, सर स्टीफोर्ड क्रिप्स और AB अलेक्जेंडर आए थे। लॉरेंस, क्रिप्स, अलेक्जेंडर, ये 3 सदस्य आए थे। पैथिक लॉरेंस, सर स्टीफोर्ड क्रिप्स एंड AB अलेक्जेंडर। ऐसे याद रखिएगा, लॉरेंस, क्रिप्स एंड अलेक्जेंडर याद रहता है। ये पूछता है तीनों के नाम। मुस्लिम लीग ने 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाने का आह्वान किया। कब? प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस। ये बहुत प्रश्न आता है। ये भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम तत्कालीन वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन की योजना पर आधारित यह विधेयक 4 जुलाई 1947 को आपको ब्रिटिश संसद में पेश किया गया और 18 जुलाई 1947 को शाही संस्तुति मिलने पर यह विधेयक अधिनियम बना। इसको किसने रखा था? अब जो उसमें तत्कालीन वायसराय जो था लॉर्ड माउंटबेटन, चूँकि वायसराय ही उसमें हुआ करता था प्रथम भारत में आपको 1857 के बाद, तो इन्होंने कब इसे रखा? 4 जुलाई 1947 को। और ये पास कब हुआ? 18 जुलाई को पास हो गया। कौन? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। आइए आगे देखते हैं। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के आधार पर 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान और 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्र कर दिया गया। क्लियर है? चलिए, इतना ही था। और राष्ट्रीय आंदोलन के संबंध में जो भी एक भी लाइन मैंने नहीं छोड़ी है, जो भी टॉपिक था इसमें मैंने सबको यहाँ संग्रह करके किया है। आगे जब हम 9वीं 10वीं में पढ़ेंगे तो वहाँ से कुछ और इससे एक्स्ट्रा और भी होंगे तो जरूर मिलेंगे। इसमें से कई सारे प्रश्न आपको आने ही आने हैं। आशा है आपको अच्छा लगा होगा, इससे आपको लाभ होगा। यदि अच्छा लगा है तो लाइक जरूर कीजिए। यदि अच्छा लगा है तो लाइक जरूर करके जाइएगा, बिना लाइक किए नहीं कीजिएगा। और एक अगर कुछ सुझाव है तो सुझाव के लिए कमेंट कीजिए, या चाहते हैं तो आप मुझे सपोर्ट करें, समर्थन करें। और समर्थन और सपोर्ट के लिए आपको क्या करना है? आपको सब्सक्राइब करना है, बस।
सब्सक्राइब कीजिए, आपका सहयोग और सपोर्ट इसी से मेरे बना रहेगा। अच्छा लगेगा तो फिर से लौट के आइएगा। और मैं आपसे ज़रूर कहूँगा कि इस चैनल के इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, अगर आप मुझसे सीधा जुड़ना चाहते हैं तो व्हाट्सएप चैनल का लिंक दिया हुआ है, उससे आप जुड़ जाए। टेलीग्राम भी जुड़ा हुआ है, लेकिन टेलीग्राम पे भी मैं रहता हूँ। व्हाट्सएप आदमी बहुत फ्रिक्वेंटली देखता है, तो व्हाट्सएप चैनल से भी आप जुड़ जाइए। वहाँ डायरेक्टली बहुत सारी चीज़ें, अध्ययन सामग्री आपको मिलेगी। मैं जल्दी ही दूसरे वीडियो के साथ मिलता हूँ। थैंक यू सो मच। जय हिंद।